हेलो बच्चों, बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। तो नाउ अगेन आई एम हियर, एक और वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने बॉन्डिंग पैटर्न डिस्कस किया। यू डिस्कस द बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वर्नर्स थ्योरी को डिस्कस किया। एक और आपके पास आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये आपके पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और वीबीटी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक मेजर डिफरेंस ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इतना तो हमको मालूम है, पढ़ा हमने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या अर्थ होगा, वेयर मेटल सराउंडेड बाय सर्टेन ग्रुप्स कॉल्ड लाइगेंड्स। और ये भी आपको मालूम होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, पहले भी आपके पास वीडियो गई हुई कि जो मेटल हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है और लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उसमें डोनेट करते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। बेसिक आइडिया, इसे हम इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बुलाते हैं। तो आपने पहले भी इस वीडियो को देखा, तो आई जस्ट रिपीटेड कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसको सराउंड करते हुए कुछ ग्रुप्स आएंगे जिनको आप लिगेंड्स बुलाएंगे, जिनका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक क्लियर कट कोवलेंट बॉन्ड है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक आयनिक इंटरेक्शन को माना है। जैसे आयनिक कंपाउंड्स कंसीडर करके इन इंटरेक्शंस को कंसीडर किया। किस किस के बीच में, बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स देयर इज ए काइंड ऑफ आयनिक इंटरेक्शन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वीबीटी कहती है कोवलेंट बॉन्ड, CF2 कहता है इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन। सिंपल सा लॉजिक है, उसका कारण बैठता भी है। हमने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वही मेटल इन्वॉल्व होते हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ऑर्बिटल्स होंगे, वेकेंट होंगे, डिफ्यूज शेप होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक, आराम से समझो। अगर आप डी ऑर्बिटल्स की शेप को ऑब्जर्व करें, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट विल बी बेटर। आपने पढ़ा डी ऑर्बिटल्स की शेप बहुत डिफ्यूज होती है, दे हैव वेरी डिफ्यूज शेप। और इवन अगर आप नोटिस करें, आपने ये भी पढ़ा कि उनकी डबल डंबल शेप होती है। डबल डंबल कितने डी ऑर्बिटल्स, जब आप बात करते हो कि डी ऑर्बिटल्स हैं, तो आप नोटिस करते हो देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स एंड यू नेम देम एज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स माने जाते हैं और इन सबकी शेप लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर डंबल शेप मानी जाती है। वी कंसीडर दैम ईच डी ऑर्बिटल हैज ए डंबल शेप। हाँ, बस इतना सा फर्क है जिसको जानना जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर ही दूं। जब आप बोलते हो dxy, तो dxy लोब्स का अर्थ होता है कि यहां, क्योंकि ऑर्बिटल्स की शेप डंबल शेप 3D शेप होगी। 3D शेप मींस xyz एक्सिस को यूज करेगा। तो हम इसको सिंपल ये मान करके चलते हैं कि लेट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो इसको थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉरगेट, अब अपनी कन्वीनियंस के लिए आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट। तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा कि जब मैंने बोला dxy ऑर्बिटल, दिस इज x, दिस इज y, इसके लोब्स x और y एक्सिस के बीच में आएंगे। हमने बोला dyz, इसके लोब्स y और z एक्सिस के बीच में आएंगे। ये नोट करना अपने पास, तब जाकर के आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। हमने बोला dzx ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो z और x एक्सिस के बीच में आएंगे। रिमेंबर, z और x एक्सिस के बीच में आएंगे। ये मैंने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे dxy शो करना था, मुझे dyz शो करना था, मुझे dzx शो करना था, मैंने इसको ऐसे शो कर दिया।
आई वी कैन कंसिडर एनी एक्सिस इज जेड और एक्स। सेकेंडली, जब आपसे बोला, अब ध्यान से सुनना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके जो लोब्स होते हैं वो अलोंग एक्सिस पढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझना है तो इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। दीज आर द ऑर्बिटल्स कॉल्ड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक चीज और, आपके पास जब आप बोलेंगे dz, तो dz स्क्वायर जो लूप है वो अलोंग z एक्सिस पड़ता है। डेफिनेट शेप लाइक इसकी स्ट्रक्चर्स मानी जाती हैं। ये है, तो एक पॉइंट याद रखो दिमाग में कि जो dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं, इन तीनों के जो लोब्स हैं, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। रिमेंबर, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। और ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है, इनके लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस। बस ये ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनके लोब्स इन बिटवीन एक्सिस पड़े हैं और इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस पड़े हैं। ये समझने वाली बात है, इसको नोट करना अपने पास, तब समझ में आएगा। अब सिचुएशन क्या बनती है आपके पास? हमने बोला CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल और लाइगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होगा। अब आप जरा सोचो, ये d ऑर्बिटल्स हैं, एक मेटल के पास ये सारे लोब्स हैं। जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन, मैं इसको एक अगर रफ सा डायग्राम बना दूं, ये आपके पास मेटल और ये सब लोब्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए पड़े हुए हैं। सो मेनी लोब्स आर देयर। नाउ थिंक, जब लाइगेंड मेटल से बॉन्ड करने के लिए चलेगा, वॉट एवर नंबर ऑफ लाइगेंड इज देयर, जब लाइगेंड मेटल से बॉन्ड करने के लिए चलेगा तो उससे बॉन्ड इन d ऑर्बिटल के साथ ही तो बनाना है। तो क्या अर्थ हुआ? सबसे पहला इंटरेक्शन मेटल के इन d ऑर्बिटल और लाइगेंड्स के बीच में होगा। सबसे पहला इंटरेक्शन, ये मेटल, ये इसके लोब्स, और सबसे पहला इंटरेक्शन इन लोब्स और लाइगेंड्स के बीच में होगा। रिमेंबर, सबसे पहला इंटरेक्शन, और यही इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन होगा। क्यों? हमने पढ़ा लाइगेंड्स अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच माने जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा लाइगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर माने जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है, वट एवर, बट दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। और जब ये लाइगेंड्स मेटल की तरफ चले तो इन लोब्स से टकराए, इंटरेक्शन सबसे पहले लोब से हुआ और लोब्स में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो बेटे लाइगेंड्स पे भी इलेक्ट्रॉन रिच, d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो वेरी क्लियर उनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंटरेक्शन होगा। वो आपस में एक रिपल्शन फील्ड तैयार करेंगे, एक आयनिक इंटरेक्शन है। अब आप कहेंगे सर तो फिर लाइगेंड आए क्यों उसकी तरफ? कारण है क्योंकि वहां उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, उसको देख करके लाइगेंड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये हुआ आयनिक इंटरेक्शन, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, लाइगेंड इलेक्ट्रॉन रिच, लाइगेंड मेटल की तरफ चला, एक आयनिक इंटरेक्शन डेवलप हुआ। बट एज एंड व्हेन इट अप्रोच टुवर्ड्स द मेटल आयन, वो सबसे पहले टकराया d ऑर्बिटल से, और d में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठे थे। तो भैया जब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बैठा है और वही सेम चार्ज अगर आएगा तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन लगेगा और उसका इफेक्ट इन d ऑर्बिटल्स पर पड़ेगा। ये बेसिक पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, उनको देख करके लाइगेंड उसकी तरफ मेटल की तरफ चला, ये मेटल, इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज व्हाट आई जस्ट रब इट नाउ। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मेटल और मेटल पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन चला? लाइगेंड। दिस इज मेटल, दिस इज मेटल, पॉजिटिव चार्ज। कौन आया? लाइगेंड।
इसके पॉजिटिव चार्ज को देख करके लिगेंड इसकी तरफ चला, लेकिन रास्ते में कौन मिले मेटल आयन के? ये डी ऑर्बिटल। लिगेंड सबसे पहले इनसे इंटरेक्शन किया और एक रिपल्शन इंटरेक्शन की वजह से ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं इनकी डीजेनरेसी, ये पांचों डी ऑर्बिटल एक लेवल में थे, लेकिन लिगेंड्स के इंटरेक्शन ने इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी को ब्रेक किया। यह है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड इट रिजल्टेड इन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने पढ़ना है, हमने दो चीजों पे फोकस करना है, विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है, पढ़ा आपने पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, कोई सी भी आए। माय डियर, अगर लिगेंड्स मेटल की तरफ चलेगा वो उस मेटल के डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा, आइदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या चली? लिगेंड आया मेटल की तरफ, किससे टकराया? डी ऑर्बिटल से, और डी ऑर्बिटल तो बिखर गए, यहां पर स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए लिगेंड्स की इंटरेक्शन की वजह से। लेकिन वो भी जब अब आप कहेंगे सर स्प्लिट क्यों हुए? इंटरेक्शन था। तो बेटे जो इंटरेक्शन था लिगेंड्स के बीच में और 5 डी ऑर्बिटल्स के बीच में, वो इंटरेक्शन अलग अलग होगा। अब समझाता हूं मैं आपको, अब इनको ध्यान रखना। हमने सपोज किया वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ए कंसेप्ट ऑफ, हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाया एंड लेट वी हैव टेकन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड लेट वी हैव टेकन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मैं आपसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कब आएगी? जब मेटल को सराउंड करते हुए 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। मेटल आयन सराउंडेड बाय 6 लिगेंड्स, 1 लिगेंड, सेकंड लिगेंड, थर्ड लिगेंड, दिस इज फोर्थ लिगेंड एंड दिस इज फिफ्थ लिगेंड एंड दिस इज 6 लिगेंड्स। एंड माय डियर, ये जो 6 लिगेंड्स आएंगे ये एक्सिस पर पड़े होंगे, डोंट फॉरगेट। अब एक्सिस पर कैसे पड़े होंगे? रिमेंबर, ये जो, ध्यान दो इधर, ये जो 2 लिगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे नहीं आ जाती, ज्योमेट्री आती है प्रॉपर। ये जो 2 लिगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो 2 लिगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो कितने हो गए? एक्स वाई जेड। आपके पास ये हो गए 2 जेड एक्सिस पर, ये हो गए 2 एक्स एक्सिस पर, ये 2 हो गए वाई एक्सिस पर। कुल 6 लिगेंड्स चल के आए एंड दे आर प्रेजेंट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। इनका इंटरेक्शन होगा इन 5 डी ऑर्बिटल से होगा। मेरे ख्याल आप समझ रहे होंगे कि जब ये लिगेंड्स आएंगे 5 डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन इनके 5 डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन भी अलग अलग एक्सटेंट तक होगा। कहीं पर ज्यादा इंटरेक्शन होगा और कहीं पर कम इंटरेक्शन होगा। वो क्यों? बेटे जब लिगेंड्स एक्सिस पर अप्रोच करके आएंगे तो जो लोब्स एक्सिस पर पड़े होंगे लिगेंड्स का ज्यादा इंटरेक्शन होगा, और जो लोब्स एक्सिस पर नहीं पड़े होंगे उन पर लिगेंड्स का कम इंटरेक्शन होगा। ये बेसिक फंडा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। मेटल आयन चारों तरफ लिगेंड्स चल के आए, तो जब लिगेंड्स चलकर के आए सबसे पहले उन्होंने डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन करना है, और उन डी ऑर्बिटल से ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे जो लिगेंड्स के ठीक बीच में आएंगे। क्यों आएंगे? वो जब एक्सिस पर पड़े होंगे, क्योंकि लिगेंड्स एक्सिस पर चल के आ रहे हैं। दे आर अलोंग एक्स एक्सिस, दे आर अलोंग वाई एक्सिस, दे आर अलोंग जेड एक्सिस। यहां इन एक्सिस पर लिगेंड्स चल के आएंगे, तो वही लोब्स पर ज्यादा इंटरेक्शन होगा जो लोब्स आपके पास एक्सिस पर पड़े होंगे। मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, ना मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर प्लानर। मैं फिलहाल आपसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। सेंटर में मेटल, चारों तरफ डी ऑर्बिटल,
लाइगेंड्स चल के आए और जैसे ही लाइगेंड्स चल करके आए तो लाइगेंड्स ने इंटरेक्शन किया। 6 लाइगेंड्स आए हैं माय डियर, एंड दे आर कमिंग, दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। अब आप समझिए, दे आर अलोंग द प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। अब आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप खुद सोचिए, जस्ट गियर अप। ये मैंने आपको तभी लोब्स की पोजीशंस बताई थी। अब आप मुझे बताओ, ये जो डी के 5 लोब्स हैं, कौन से लोब्स ऐसे हैं जो अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस पड़े हैं? तो यहां से देख के बिल्कुल पता लग रहा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। तो लाइगेंड्स इनको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, इनको कम इंटरेक्शन करेगा, मींस इन पे रिपल्शन ज्यादा लगाएगा, इन पे रिपल्शन कम लगाएगा, और जब इन पे रिपल्शन ज्यादा लगाएगा इनको हायर एनर्जी में उठा के फेंक देगा। ये हो गया स्प्लिटिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज वी कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मेटल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, लाइगेंड्स चल के आए, डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन किया, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन से डी ऑर्बिटल से ज्यादा इंटरेक्शन किया? तो उन्होंने अपने आप में कौन सी 2 ऑर्बिटल से इंटरेक्शन किया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनसे कम इंटरेक्शन किया। ये बनता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिक फंडा। दिस इज द बेसिक पॉइंट विच यू शुड टेक केयर। अब सुनिए, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सीखो, समझो, बार बार देखो वीडियो को तो समझ में आएगा। अभी भी समझ में आ रहा होगा नो डाउट। अब सिचुएशन क्या बनी? तो कौन सी ज्योमेट्री? कम ऑन टेल मी। ऑक्टाहेड्रल। कौन चल के आए? लाइगेंड्स। 6 लाइगेंड्स आए। कहां पर है? एक्स वाई जेड एक्सिस पर। तो जो लोग एक्स वाई जेड एक्सिस पर होंगे उन्हीं पर इंटरेक्शन ज्यादा होगा। अब सिचुएशन क्या बनी? ध्यान दो, आपने ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं इनिशियली एक फ्री मेटल आयन में, दिस इज ए केस ऑफ फ्री मेटल आयन आई एम टॉकिंग, ध्यान से सुनना। इट इज ए केस ऑफ फ्री मेटल आयन। इस फ्री मेटल आयन में वी हैव 5 डी ऑर्बिटल्स, और हम क्या मानते हैं? ये सभी 5 डी ऑर्बिटल एक ही लेवल पर होते हैं। नाम क्या? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों एक लेवल पे होते हैं। इनको बुलाते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। दीज आर कॉल्ड एज डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। डीजेनरेसी है, एक लेवल में है। दीज आर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेसी मेंटेन है। अब जैसे ही लाइगेंड्स ने इसकी तरफ अप्रोच किया, इन डी मेटल की तरफ आ रहा है, बीच में डी ऑर्बिटल्स पड़े, डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन किया, बेटा वो सब ऑर्बिटल्स को उठा करके सभी को हायर एनर्जी पर ले गया इनिशियली, एक सेम एनर्जी पे। नॉर्मली समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अ बारी सेंटर, BARI, बारी सेंटर, एक हायर लेवल पे ले गया। एंड रिमेंबर दे आर स्टिल डीजेनरेट, लेकिन इमीडिएटली डी ऑर्बिटल्स पर इन इस लाइगेंड्स का इंटरेक्शन होगा, और कौन से लोब्स को ऊपर एनर्जी पे ले जाएगा? जो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। डायरेक्ट इंटरेक्शन कौन करेंगे? dx square minus y square dz square, and they are shifted, they are raised to higher energy, and the remaining orbital automatically they are shifted to lower energy. इस बारी सेंटर से 2 चले गए हायर एनर्जी लेवल पर, 2 कौन कौन से चले गए? which are shifted to higher energy level, they are termed as dx square minus y square dz square, और 3 आ गए लोअर एनर्जी लेवल पर, dxy, dyz and dzx। पढ़ा होगा? we call them together as T2G and we call them as EG। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किसने किया? लाइगेंड्स ने किया। क्यों किया? क्योंकि इसने डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन किया। किसको पहुंचाया? जिससे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा था। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, दिस एनर्जी गैप इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड गैप। तो आएगी दिस, जो एनर्जी गैप आता है इसको बुलाते हैं क्रिस्टल फील्ड
स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम CFSE से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंटेड बाय CFSE। इसका सिंबल हम देते हैं डेल्टा, क्योंकि मेरे पास ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा O। और ये जितना एनर्जी गैप आएगा, जितना भी एनर्जी गैप होगा, उसका 0.6 टाइम्स ये हायर एनर्जी लेवल लेकर के जाएगा, हायर एनर्जी में गया, और उसका 0.4 टाइम्स ये लोअर एनर्जी में जाएगा। इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट गोज टू हायर एनर्जी लेवल, इट लोअर्स डाउन इट्स एनर्जी। एंड रिमेंबर, इनका अगर सम करेंगे टोटल एनर्जी का तो 0 आएगा, बारी सेंटर इक्विवेलेंट एनर्जी पर आ जाएगा। रिमेंबर, तो जैसे ही मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज था, लाइगेंड्स पहुंचे, लाइगेंड्स ने एक अनसिमेट्रिकल फील्ड को डेवलप किया, अलग अलग डायरेक्शन से आए, और जैसे वो आकर के सबसे पहले आ रहे थे मेटल आयन की तरफ, क्योंकि मेटल आयन में d ऑर्बिटल था, उससे टकराए, और उससे एक्सक्यूज मी, उससे टकराते ही शिफ्टेड टू हाई एनर्जी लेवल कॉल्ड बारी सेंटर, और बारी सेंटर से वो स्प्लिट हुआ गोइंग टू 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल। कौन से? जो डायरेक्ट टकराएंगे, और जो नहीं टकराएंगे वो लोअर एनर्जी लेवल को एक्वायर करेंगे। ये स्प्लिटिंग कहलाता है। लेकिन ये जो स्प्लिटिंग होती है, इट डिपेंड्स ऑन, सो ये जो एनर्जी गैप आता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लाइगेंड्स। लाइगेंड्स की नेचर पर डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे सर लाइगेंड्स की नेचर क्या है? लाइगेंड्स तो नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। नहीं, लाइगेंड्स की नेचर क्या मानी जाती है? हम कुछ लाइगेंड्स को मानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, और कुछ को क्लासिफाई करते हैं वीक फील्ड लाइगेंड्स। ये एक क्लासिफिकेशन है। लाइगेंड्स को हमने क्लासिफाई किया कि कुछ हो गए हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, और कुछ हमारे पास हो गए वीक फील्ड लाइगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स का क्या अर्थ हो गया? विच कॉजेज मोर स्प्लिटिंग, और वीक फील्ड का क्या अर्थ हो गया? विच कॉजेज लेस स्प्लिटिंग। रिमेंबर, डेल्टा O ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, लेकिन इसकी एनर्जी वैल्यू, गैप वैल्यू अलग हो जाएगी। लाइक सपोज किया, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स में इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ध्यान देना था, इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, सिचुएशन क्या बनेगी? ध्यान देना था। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, व्हाट आई विल ऑब्जर्व, ध्यान दीजिए। मैं यहां से लेता हूं, मेरे पास ये ऑर्बिटल बारी सेंटर पर है, हायर एनर्जी लेवल पर है। ये नहीं, ये फ्री आयन वाला है, ये कंपाउंड में, ये कॉम्प्लेक्स में है। तो मैंने d ऑर्बिटल लिए इन कॉम्प्लेक्स, मींस लाइगेंड्स आ चुके हैं। अब मैंने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ये क्या करेगा बच्चों? ये स्प्लिटिंग इन ऑर्बिटल्स की ज्यादा करेगा। मींस ये जो डेल्टा O की वैल्यू आएगी, ये लार्जर वैल्यू के साथ आएगी। नो डाउट जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर मींस EG ऑर्बिटल्स, और ये जो dxy dy, दिस इज dxy, दिस इज dyz एंड दिस इज dzx, T2G ऑर्बिटल, इनका एनर्जी गैप 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा O ही रहेगा। इसका एनर्जी गैप 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा O ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं यही एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक वीक फील्ड लाइगेंड में फिर से वही, ये मैंने 5 d ऑर्बिटल लिए, आई हैव टेकन दीज 5 d ऑर्बिटल्स, मैंने किसकी, दीज आर इन कॉम्प्लेक्स आयन, और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इनका जब स्प्लिटिंग होगा तो इनका भी स्प्लिटिंग होगा, एंड यू विल फाइंड ए डिफरेंस। नाउ जस्ट चेक इट diagrammatically, you will find a difference, और डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? You will observe a difference, और डिफरेंस क्लियर कट आएगा क्या? कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हायर लेवल, dz स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा dxy dyz dzx, that is EG and T2G,
एनर्जी गैप फिर से वही रहेगा, डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट होगा। ये 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ ही जाएगा, ये 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ डाउन जाएगा। बस फर्क क्या होगा, ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीक फील्ड। इन दोनों में स्प्लिटिंग अलग अलग होगी, और इस स्प्लिटिंग के डिफरेंस की वजह से मेरे बच्चों इन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होगा, थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। एक एग्जांपल है कि मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं। लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स था जिसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, D5 कॉन्फ़िगरेशन था। वी वर हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन, वी वर हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन। एक रह गया इसका ऑर्बिटल, ये था, राइट माय डियर। तो वी वर हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन, वी वर हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड आया। अब आपके पास बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड आए या वीक फील्ड आए, अब सिचुएशन क्या बनती है, हमको मालूम है कॉम्प्लेक्स में स्प्लिट तो हो चुका, अब हमें इनमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइदर यू हैव ए स्ट्रॉन्ग फील्ड और यू हैव ए वीक फील्ड अगेन, डजंट मैटर, पहले इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में ही जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में ही रिप्रेजेंट होगा। अब बात आती है, जो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। 2 कंडीशन है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना है तो भी एनर्जी चाहिए, और अगर ये गैप ज्यादा हो ना तो कई बार हम सोचते हैं कि चल यार यहीं रख दे, पेयर करा देते, जिसको आप रिवर्स पेयरिंग कहलाते हैं। माय डियर, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, जिसको बुलाते हैं पेयरिंग एनर्जी। वी नीड पेयरिंग एनर्जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीई। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, हमने बोला हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को T2G लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे यार, कहां पहुंचाएं, इस EG लेवल में पहुंचाएं या T2G लेवल में पहुंचाएं। तो मेरे बच्चों हमने क्या नोटिस किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बहुत लार्ज एनर्जी गैप, और लार्ज एनर्जी गैप का क्या अर्थ हुआ कि इन केसेस में डेल्टा ओ की वैल्यू ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी मानी जाती है, और जब ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी मानी जाती है डेल्टा ओ, सो इन दिस केस strong field ligand, in this case reverse pairing of electron is preferred। क्या प्रेफर होती है, रिवर्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेफर्ड। this is what you call reverse pairing of electron is preferred। I rewrite it again, you just see, maybe it may not be visible, I rewrite again। मैंने क्या बोला, what is more, delta O is more, and when delta O is more, so what do we say, reverse, I think it is visible now, reverse pairing of electron is observed। Is it visible now, right? So this is reverse pairing of electron is observed। what does it mean, इलेक्ट्रॉन यहां ना जाकर के यहां प्रेफर करेगा, कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। सीधा सा बेटा ध्यान दो, समझो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पीई, रिवर्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटे जब रिवर्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम रहने लगा, तो इसको हम बुलाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने लगा तो ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिज्म की तरफ जाने लगा, इसका पैरामैग्नेटिज्म कम होने लगा, डायमैग्नेटिक बढ़ा। जब सभी पेयर्ड हो जाएं, यहां बाय चांस एक अनपेयर्ड रह गया, बट स्टिल अब आप जरा इसको देख लो तब आपको बेटर समझ में आएगा। ये वीक फील्ड लाइगेंड है, डेल्टा ओ कम है, डेल्टा ओ इवन लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी से भी कम है। सो इलेक्ट्रॉन prefer to go
इनटू ईजी ऑर्बिटल्स। ये ईजी ऑर्बिटल्स में जाना प्रेफर करेगा। जब डेल्टा ओ कम है, यहां पहुंचाना मुश्किल है, यहां जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब आप देखो, मस्त हो गया काम क्या, कि यहां अब आप नोटिस करो, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन सारे अनपेड हैं, पेड तो कोई भी नहीं बचा। तो हम क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लाइगेंड, एनर्जी गैप कम, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड, और जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज, तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया। आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, डेल्टा ओ मोर, पेयरिंग एनर्जी लेस, so electron will pair, it will give you low spin complex and diamagnetic। और यहां क्या होगा, weak field ligand, delta O less, electron remain unpaired and this results in the formation of high spin complex and paramagnetic। एक सिंपल सा रूल फॉलो हो जाता है। एक चीज और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज आस्क्ड, कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, वीक फील्ड लाइगेंड हो, उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताइए। आप कहेंगे सर D5 है, नहीं, इसको कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग हुई है, आप इसको लिखेंगे T2G। अब बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप लिखोगे T2G3, और Eg में कितने, दो, आप लिखोगे Eg2। यहां देख लो, आप एग्जैक्टली बताओ मुझे, आप क्या लिखोगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, Eg तो खाली पड़ा है, क्या लिखोगे T2G5, यहां क्या लिखोगे T2G3 Eg2। दिस इज द वे हाउ डू वी रिप्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लेकिन मैंने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किया। इन शॉर्ट, सेंटर में मेटल लाइगेंड्स चल के आए, उन्होंने डी ऑर्बिटल को स्प्लिट किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आया, ज्यादा स्प्लिट किया, एक वीक फील्ड लाइगेंड आया, कम स्प्लिट किया, राइट। जब बहुत ज्यादा स्प्लिट किया तो इलेक्ट्रॉन ईजी में न जाकर के पेयर कर रहे हैं अपने आप को, राइट। और अगर 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 आपके पास सिचुएशन क्या बनी, कम स्प्लिट हुआ, वीक फील्ड लाइगेंड, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयर होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स डायमैग्नेटिक, वीक फील्ड लाइगेंड, स्प्लिटिंग ज्यादा, कम, तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर्ड, और जब वो अनपेयर्ड रहेगा तो अनपेयर्ड रहने से क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक। इसको पढ़ के देखो, राइट। कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, प्लीज राइट इन द कमेंट। ऑल द बेस्ट।